बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग अपने पिछले पार्ट में साइकोसिस और शिज़ोफ्रीनिया को डिस्कस कर रहे थे। ये एक हैंड आउट है जो मैं एलएमएस पे भी शेयर कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, और इसमें साइकोसिस और शिज़ोफ्रीनिया को डिफरेंशिएट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आइए देखते हैं इसको। सॉरी बेटा, असल में रमज़ान में जो है ना, ये आपको मालूम है ज़रा थोड़ा सा गला जो है वो सूख जाता है। ठीक है, ओके। साइकोसिस को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा था कि साइकोसिस को हमने कहा था कि ये देखो, अब मैं इसको पढ़ रही हूँ और ये वो चीज़ें जो तुम लोग समझ चुके हो, तो ये मुश्किल नहीं होगी। देखो, साइकोसिस, पेन पिक करना पड़ेगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये देखो, साइकोसिस इज़ अ सिंड्रोम और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सम, एक मिनट बेटा, इसको ना मैं थोड़ा सा और साइज़ कम करूं और तुम लोगों के लिए मैं पिंक को ले लेती हूँ। ठीक है, तो साइकोसिस इज़ अ सिंड्रोम और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। समवन एक्सपीरियंसिंग एन एपिसोड ऑफ साइकोसिस इज हैविंग अ ब्रेक। किससे? याद करके बताओ, रियलिटी से। वेरी गुड, विद रियलिटी। मेजर सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस आर हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन। हेलुसिनेशन क्या होते हैं? सेंसेशन डेट आर नॉट रियल, जैसा कि हेयरिंग वॉइसेस या साउंड्स जो कि रियल में हैं ही नहीं। हियरिंग वॉइसेस इज़ अ कॉमन हेलुसिनेशन। लेकिन मैंने बताया था कि हेलुसिनेशन सिर्फ वॉइस का ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हियरिंग वॉइसेस हो को ही आप हेलुसिनेशन कहते हैं। ये सबसे कॉमन फॉर्म है हेलुसिनेशन की। लेकिन हेलुसिनेशन और भी है। फॉर एग्जांपल, हेयरिंग के अलावा कोई चीज़ ऐसी, साइट से रिलेटेड ऐसा नज़र आना जो है नहीं, वो स्मेल होना जो है नहीं, ऐसा टेस्ट जो है नहीं, ऐसा टच जो है नहीं। ठीक है, जबकि डिल्यूशंस क्या हैं? ये स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं डेट कैन नॉट पॉसिबली बी ट्रू, जो ट्रू नहीं होते और ये फॉल्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन डिल्यूशंस जो हैं उसमें क्या इंक्लूडेड है? बिलीफ डेट समवन इज फॉलोइंग और मॉनिटरिंग यू। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो कभी भी चेंज नहीं होता, और ये फॉल्स होता है कि कोई मुझे जनाब फॉलो कर रहा है, ये मुझे मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, या एक ऐसा बिलीफ कि यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स और एबिलिटीज। अदर सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस इंक्लूड, इसके अलावा और क्या? डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, कंप्लीटिंग द टास्क, मेकिंग डिसीजन, थॉट में फील जम्बल्ड और कन्फ्यूज्ड। ठीक है, इतने कन्फ्यूज उसके थॉट्स रहते हैं। सम पीपल हैव अ हार्ड टाइम इन केस ऑफ फॉलो एनी कन्वर्सेशन और स्पीकिंग क्लियरली। ठीक है, साइकोसिस कैन इवन अफेक्ट द वे पीपल मूव और एक्सप्रेस देयर इमोशंस, जो मैंने आपको बात बताई थी इमोशंस के हवाले से। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये देखो, अब आ जाओ शिजोफ्रीनिया की तरफ। शिजोफ्रीनिया इज अ मेंटल इलनेस दैट कॉजेज साइकोसिस, बट शिजोफ्रीनिया हैज़ अदर सिम्टम्स टू। ये बताया था मैंने तुमको। इट इज़ नॉट द ओनली कॉज ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस का एक कॉज सिर्फ शिजोफ्रेनिया ही नहीं है। दिस कुड बी वन ऑफ द कॉज, बट देयर आर सो मैनी कॉजेज ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस तो एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है। ठीक है, तो वो इसका एक बहुत हॉलमार्क सिम्टम ज़रूर है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिजोफ्रेनिया और साइकोसिस एक चीज़ है। ठीक है, इन सम केसेस अदर मेंटल इलनेसेस कॉज साइकोसिस, जैसे कि डिप्रेशन से, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी को कहते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इन तमाम प्रॉब्लम से शिजोफ्रेनिया हो सकता है। एंड साइकोसिस मे कम अप ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस, अ मेजर लैक ऑफ स्लीप और ट्रॉमा। ये भी एक रीज़न मैं बता चुकी हूँ। पीपल हु आर यूजिंग और विड्रॉल फ्रॉम सर्टेन ड्रग और मेडिकेशन, ख़ास तौर पर मैंने CNS स्टिमुलेंट्स की बात बताई थी। ठीक है, एंड साइकोसिस में ऑल्सो भी कॉज्ड बाय अ ब्रेन इंजरी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और अदर हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, सो वाइल साइकोसिस कैन बी अ पार्ट ऑफ शिजोफ्रेनिया, इट कैन बी कॉज्ड बाय मैनी अदर थिंग्स टू। शिजोफ्रेनिया से साइकोसिस हो सकता है, लेकिन साइकोसिस के और भी बहुत सारे रीज़न हैं। और शिजोफ्रेनिया एक अलग मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें साइकोसिस एक बहुत बड़ा, जिसे हम कहते हैं हॉलमार्क सिम्टम है, वो इसके अंदर डेफिनेटली मौजूद।
ठीक है बच्चों, तो ये एक हैंड आउट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये मैं एलएमएस पे जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर इट, वहाँ से इसको ज़रूर पढ़ लेना। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि साइकोसिस और शिजोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया बच्चों? ओके, नाउ कम टू दिस प्रेजेंटेशन। वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उस हैंड आउट में और इससे पहले इस प्रेजेंटेशन में भी। अब हम शिज़ोफ्रेनिया को अच्छे से समझ लिया तुम लोगों ने और साइकोसिस का डिफरेंस भी समझ में आ गया, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डोपामीन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया क्या है। देखो, मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की, अभी तक हम डिजीज़ ऐसे ही पढ़े रहे ना, सीएनएस की जितनी भी डिजीज़ हैं उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उनके कॉजेज़ देखते हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, उनके सिम्टम्स देखते हैं, फिर हम बात करते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी या इटियोलॉजी की। और हमने ये बात की थी कि शिज़ोफ्रेनिया के केस में जो पैथोजेनेसिस है वो ख़ास तौर पर ये ख़्याल किया जाता है कि ये एक जेनेटिक रीज़न की वजह से है और इसमें ख़ास तौर पर न्यूरेगुलिन 1 जो है वो एक जीन है जिसके अंदर अल्ट्रेशन होती हैं या म्यूटेशन होती हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर शिज़ोफ्रेनिया होता है। लेकिन अब ये ख़्याल किया जा रहा है कि और बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि ये ख़्याल किया गया है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, और डोपामीन की बेसिकली ओवर एक्टिविटी की वजह से, और ख़ास तौर पर हमने बात की थी कि डोपामीन की एक्सेस जो है अगर ख़ास तौर पर मीज़ोलिम्बिक मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे में हो तो उसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया कॉज होता है। तो यानी ख़्याल यही किया जाता है कि साइकोसिस के अंदर जो है डोपामीन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं तुम लोगों को बताती चलूँ, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज़, और तुम लोग पार्किंसन डिजीज़ में ये देखोगे कि वहाँ पर डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो अब ये बात याद रखना कि ये यहाँ पर साइकोसिस में डोपामीन की ओवर एक्टिविटी होती है और पार्किंसंस डिजीज़ में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब ये दोनों फिर किस पॉइंट पे जाके इंटर रिलेट कर जाएंगी, ये तुम लोग फिर ये चीज़ पता होगी तो फिर कर सकोगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास एक डोपामीन हाइपोथेसिस है शिज़ोफ्रेनिया का, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही ओल्ड हाइपोथेसिस है और अभी तक ड्रग्स इसी की बेस पर हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस जारी हैं, और ये देखा जा रहा है कि ऐसी ड्रग्स जिनके साइड इफ़ेक्ट कम हों और वो अच्छा ट्रीट कर सकें साइकोसिस को, या ख़ास तौर पर मैं स्पेसिफिक होती हूँ वहाँ पर शिज़ोफ्रेनिया को, तो वो इफ़ेक्टिव रहती हैं। लेकिन इस हाइपोथेसिस में भी डिफेक्ट्स हैं और अब ये ख्याल किया जाता है कि क्योंकि और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं शिज़ोफ्रेनिया के, शिज़ोफ्रेनिया भी एपिलेप्सी की तरह एक डाइवर्स प्रॉब्लम है, तो सिर्फ ये वाला हाइपोथेसिस काफ़ी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ड्रग्स क्योंकि इसी बेसिस पे काम कर रही हैं और ये बहुत एक ओल्ड हाइपोथेसिस है जो कि अभी भी सक्सेसफुली चलता चला आ रहा है, तो यहाँ पर हमें इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखो कि डोपामीन हाइपोथेसिस क्या कहता है। डोपामीन हाइपोथेसिस को देखते हैं अब हम। सॉरी, आई एम पिकिंग अ पेन फॉर यू। ये देखो, वही वाली बात कि ये हाइपोथेसिस कहता है कि एक्सेसिव डोपामिनर्जिक एक्टिविटी अगर हो जाए तो उससे शिज़ोफ्रेनिया होता है। अच्छा, ये चीज़ अब कैसे प्रूफ हुई? जितनी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो इन्वेंट हुई स्टार्ट में, ख़ास तौर पर वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं सीएनएस में, और ख़ास तौर पर वही मीज़ोलिम्बिक पाथवे के अंदर। तो या जब वो D2 के रिसेप्टर, D2 बेसिकली डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं। डोपामीन के 5 रिसेप्टर्स होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, और ये तुम लोग इंट्रोडक्शन टू सीएनएस फार्माकोलॉजी में पढ़ भी चुके हो। और ख़ास तौर पर जो D2 रिसेप्टर्स हैं जो मीज़ोलिम्बिक पाथवे के अंदर हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स उनको ब्लॉक करती हैं, और देखा गया कि शिज़ोफ्रेनिया में जो पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई। तो यही ख्याल किया गया कि ये थ्योरी इसी की सपोर्ट में बनी कि क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करी हैं और डोपामीन का इफेक्ट वहाँ नहीं होने दे रही, तो शिज़ोफ्रेनिया को हम कंट्रोल करें, यानी शिज़ोफ्रेनिया इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डोपामिनर्जिक एक्टिविटी। दूसरी बात यह है कि जो डोपामीन के एगोनिस्ट हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि लीवोडोपा है या एम्फेटामीन्स हैं, ये उसको रिलीज़ कराते हैं, या एपोमॉर्फिन वगैरह हैं, अगर ये दे दिए जाएं तो ये शिज़ोफ्रेनिया को एग्रावेट कर सकते हैं और इवन कुछ पेशेंट में साइकोसिस को या शिज़ोफ्रेनिया को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस हाइपोथेसिस को एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला कि जब हम डोपामीन के अगोनिस्ट देते हैं
तो शिज़ोफ्रेनिया एग्जैगरेट हो जाता है, वर्स हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डोपामीन जो है वो इन्वॉल्व है किसमें, डोपामीन की जो इंक्रीज्ड एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व है शिज़ोफ्रेनिया में। तो ये हाइपोथेसिस उसकी सपोर्ट में ये कहता है। तीसरी बात ये कि डोपामीन के जो रिसेप्टर की डेंसिटी है वो हमने शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखी पोस्टमार्टम के बाद। ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद हमने ये देखी कि उन रिसेप्टर्स की, डोपामीन की रिसेप्टर्स शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी वापस उसको सपोर्ट कर रही है कि जो डोपामीन की हाइपोथेसिस है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी एक्सेसिव डोपामीन की जो एक्टिविटी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है शिज़ोफ्रेनिया के अंदर। लेकिन अब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं और बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं कि नई ड्रग्स जो अब हम लोगों ने इन्वेंट की हैं, हमने देखा कि वो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पे काम कर रही हैं और शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर रही हैं। तो ये देखा गया कि फिर ये हाइपोथेसिस वहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, कि जब आप 5-HT रिसेप्टर्स के थ्रू काम कर रहे हैं तो फिर डोपामीन हाइपोथेसिस जो है दैट बिकम्स फेल इन दिस सिचुएशन ना, वहाँ पर वो फेल हो जाता है। और इसी तरह से फिर ये भी देखा गया कि जो अब नए एजेंट्स आ रहे हैं वो D2 रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक नहीं भी कर रहे और किसी और रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, D1 को या D3 को, तो फिर मीज़ोलिम्बिक पाथवे के अंदर तो D2 रिसेप्टर है, तो वहाँ पर डोपामीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपोथेसिस उन जगहों पर फेल हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर अभी बहुत कुछ अभी चल रहा है, ये तुम लोग कैटजंग से पढ़ना, बहुत अच्छा उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब ये देखो डोपामिन, डोपामीन आपको कहाँ कहाँ मिलता है, डोपामिनर्जिक सिस्टम्स जो हैं वो CNS के अंदर कौन कौन से हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डोपामिनर्जिक सिस्टम या पाथवे आप कह लें ब्रेन में, जो हमारे पास आप देख सकते हैं 5 हैं। ठीक है, डोपामिनर्जिक पाथवेज हैं ये, यानी वो पाथवे हैं जहाँ डोपामीन इन्वॉल्व है। कौन कौन सा, मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल पाथवे, ठीक है, फिर नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, ख़ास तौर पर इसका रोल पार्किंसन में है सेकंड वाले का, फिर ट्यूबरो इनफंडिब्यूलर पाथवे, मेड्यूलरी पेरीवेंट्रिकुलर पाथवे और इंसर्टो हाइपोथैलेमिक पाथवे। ठीक है, अब ये जो मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल पाथवे है ये सबसे ज़्यादा बिहेवियर से रिलेटेड है, मेंटल या इमोशनल कंडीशन से, यानी इसका रोल सबसे ज़्यादा है साइकोसिस के अंदर। सेकंड जो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है, मैंने तुम लोगों को बताया कि ये पोस्चर और वॉलंटरी मूवमेंट से एसोसिएटेड है पार्किंसन डिजीज़ में, जहाँ बेसिकली मूवमेंट का ही प्रॉब्लम आता है, ये उसके अंदर इन्वॉल्व है। याद रखना है जब पार्किंसन डिजीज़ पढ़ेंगे तो मैं तुमसे पूछूंगी इस पाथवे को, कौन सा, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। ठीक है, ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे जो है ये, इसमें भी डोपामीन, इन तमाम पाथवेज में डोपामीन है, और यहाँ डोपामीन इस पाथवे में क्या कर रहा है, ये प्रोलैक्टिन की रिलीज को इनहिबिट कर रहा है। प्रोलैक्टिन आपको पता है एक हार्मोन है और ये बेसिकली मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करके मिल्क का इजेक्शन जो है वो मिल्क को इंड्यूस करवाता है। ठीक है, और मेड्यूलरी पेरीवेंट्रिकुलर पाथवे जो है इसमें डोपामीन ईटिंग में इन्वॉल्व होता है। और लास्ट वाला जो है इंसर्टो हाइपोथैलेमिक पाथवे, ये भी डोपामीन का पाथवे है, और यहाँ डोपामीन जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व है। अब आप ये देख सकते हैं कि इन पाथवे से आप लोग बच्चों ये भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मेरी बात को समझना, इन पाथवेज में आपको डोपामीन के फंक्शन नज़र आ रहे हैं। ये 5 पाथवे किसके हैं, डोपामीन के हैं। इन पांचों पाथवे में डोपामीन का क्या रोल है हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर तुम लोग ड्रग्स दोगे शिज़ोफ्रेनिया में तो डेफिनेटली वो डोपामीन को ब्लॉक कर रही होंगी। डोपामीन इन पांचों पाथवे में है, और अगर डोपामीन इन पांचों पाथवेज पे ब्लॉक होगा तो क्या कुछ हो सकता है, अब ये तुम लोग को रिलेट कर सकते हो, यहीं से आपको ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी बिहेवियर या मेंटल इमोशनल में इन्वॉल्व है, अगर ये ब्लॉक हो रहा है, आप शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर रहे हो, तो साथ में आपको क्या साइड इफ़ेक्ट मिल सकता है। पॉस्चर और वॉलंटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व है इस पाथवे में, नाइग्रोस्ट्राइटल में, अगर आप ये ब्लॉक कर रहे हैं, डोपामीन यहाँ भी ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि डोपामीन को आप ब्लॉक करें तो हर पाथवे में ब्लॉक हो जाएगा ना, अगर वो आप यहाँ ब्लॉक कर रहे हो तो क्या साइड इफेक्ट आएंगे। अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिट होता है डोपामीन से और आप इसको ब्लॉक कर रहे हो तो फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिट नहीं होगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा।
ईटिंग बिहेवियर ख़राब आपके सामने आ सकता है और सेक्सुअल बिहेवियर भी आउट हो सकता है जब आप इन तमाम पाथवेज को ब्लॉक करोगे। देखो ये चीज़ें कोरिलेट करो, बीइंग ए फार्माकोलॉजिस्ट ये बात समझ आ रही है तुम लोगों को इसको कोरिलेट करना होगा। अब मैं तुम लोगों को एक पिक्चर से दिखाती हूँ, ये देखो। और अब क्योंकि ये थ्योरी इतनी लॉन्ग लास्टिंग या इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और इसके कुछ डिफेक्ट्स भी कंसीडर किए जा रहे हैं, तो ये देखो ये डोपामिनर्जिक और सेरोटोनिन का अब इन्वॉल्व देखा जा रहा है इसमें। और जो आपकी न्यू ड्रग्स आ रही हैं वो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को 5-HT के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं। तो आप ये देखो कि डोपामिनर्जिक और सेरोटोनर्जिक पाथवे इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर जो है, ये जहाँ जहाँ तुम लोगों को ब्लू नज़र आ रहा है ये डोपामीन के पाथवेज हैं। और डोपामीन के फंक्शन यहाँ क्या क्या हैं, रिवार्ड के, प्लेजर के, मोटर फंक्शंस हैं, फाइन ट्यूनिंग वाले, कंपल्जन है और प्रेजर्वेशन वाले काम हैं। दूसरी तरफ अगर तुम सेरोटोनिन के पाथवे देखो जो ये रेड वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी मूड में, मेमोरी में, प्रोसेसिंग में, स्लीप में, कॉग्निशन में आपका इन्वॉल्व है सेरोटोनर्जिक पाथवे। और डोपामिनर्जिक पाथवे आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों में। और ये आपको ये वाला एरिया, ये देखो यहाँ पर ये एरिया सब्सटेंशिया नाइग्रा का नज़र आ रहा है, ये स्ट्राइएटम है और ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फ्रंट पार्ट है। और आप देख सकते हैं हिप्पोकैम्पस और एफआई न्यूक्लियाई, ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर ये पाथवेज इन जगहों पर लोकेटेड है। ओकेज, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। देखो एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलेप्टिक। मैं आगे स्लाइड में डाल दूंगी ये नाम भी। और ये बेसिकली ट्रीट हो रही हैं। एंटी साइकोटिक्स का क्या काम है? शिज़ोफ्रीनिया को ट्रीट करती हैं ये। दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर में भी ये इन्वॉल्व हैं, जैसे मैनिक स्टेट्स में, मैनिया आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है। और साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि ग्रैंडियोसिटी में या पैरानोइया में। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि ग्रैंडियोसिटी क्या है। ग्रैंडियोसिटी का मतलब है ग्रैंड माने बड़ा, तो ग्रैंडियोसिटी को आप देख सकते हैं कि ग्रैंडियोसिटी यहाँ पर क्या है, आप अब खुद कोरिलेट कर लें ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी जो है ये बेसिकली परसेप्शन है ओन ग्रेट सिग्निफिकेंस की। अपने आप को पर्सन बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस का मालिक समझता है। और पैरानोइया का मतलब है फियर ऑफ बीइंग डिसीव्ड। उसे लगता है कि जनाब कोई ना कोई उसको धोखा देगा। मिसट्रस्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पेशेंट में कि उसको लगता है कि उसी का ही बिलीफ ठीक है। और हेलुसिनेशन और डिलीरियम जो है ये तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये ड्रग्स इन और डिसऑर्डर्स में भी शिज़ोफ्रेनिया के अलावा सक्सेसफुल हैं। देखो ये देखो मैंने नाम लिख दिया यहाँ, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। ये क्यूरेटिव नहीं होती, क्योर नहीं करती, एलिमिनेट नहीं कर सकती फंडामेंटल थिंकिंग डिसऑर्डर को। शिज़ोफ्रेनिया बेसिकली थिंकिंग डिसऑर्डर है ना। हाँ, ये क्या काम कर सकती हैं? ये दो काम कर सकती हैं। एक तो ये हेलुसिनेशन और डिल्यूशन की इंटेंसिटी को कम कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि ये साइकोटिक पेशेंट्स को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे सकती हैं कि वो सपोर्टिव तरीके से काम कर लें। तो याद रखें कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स कभी भी एलिमिनेट नहीं करती हैं। हाँ, अलबत्ता ये डिल्यूशन और हेलुसिनेशन की इंटेंसिटी को कम कर सकती हैं और साइकोटिक पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, इस पार्ट के लिए इतना ही। और उसके बाद मैं नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।